गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में अपन एक अपना जो 36वां चैप्टर चल रहा है 36 क्रम का जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के टॉपिक की पर अपन डिस्कस करने जा रहे थे और अपना चैप्टर था मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। कल अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी थी गुणसूत्रों के बारे में और आज मैंने आपको कल बताया था कि अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रों के प्रकार। तो आज अपन गुणसूत्रों के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं अपन गुणसूत्रों के। तो अपने सिलेबस में जो दिए हुए हैं उनमें जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है वायरल गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र हैं? वायरल गुणसूत्र। 2 नंबर पे जो गुणसूत्र दिए हुए हैं वो है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। और नंबर 3 पे दिए हुए हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो टोटल अपन बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, यूकैरियोटिक गुणसूत्र और वायरल गुणसूत्र की, जिनके बारे में अपने सिलेबस में बताया गया है कि वायरल गुणसूत्र कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक गुणसूत्र कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वायरल गुणसूत्र की। तो वायरल गुणसूत्र का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये गुणसूत्र किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? वायरसों के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? वायरसों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अपन थोड़ा बैक चलते हैं वायरसों के गुणसूत्रों की। जब अपन बात करते हैं तो देखिए वायरसों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, मुख्य रूप से आपने देखा होगा, आपने जीवाणुभोजी वायरस की संरचना पढ़ी थी और जीवाणुभोजी वायरस पढ़ा था। इसी के अनुसार आपने तंबाकू मोजेइक वायरस पढ़ा था। तो आपने देखा होगा कि वायरसों में जो मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होता है वो या तो क्या होता है, डीएनए होता है, या क्या होता है, आरएनए होता है। ये 11वीं की बातें हैं। लेकिन अपने ये भी पढ़ा था कि अधिकांशतः जो पादप वायरस होते हैं, कौन से वायरस? पादप वायरस होते हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन सा होता है? आरएनए ही होता है। और कुछ इसके अंतर्गत जो जंतु वायरस भी होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, पढ़ा भी है कि जो जीवाणुभोजी है यानी जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी वायरस है, उसके अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए होता है। अब देखिए कल भी अपन ने बात की थी कि केंद्रक के अंतर्गत जो अभिरंजित संरचनाएं होती हैं वो गुणसूत्र होती हैं और उन्हीं के जो संगठन है वो डीएनए और क्या है? जीन है। तो यहाँ वायरस होते हैं, इसमें मुख्य रूप से अपन ये देखा होगा कि जीवाणुभोजी होता है। जीवाणुभोजी के अंतर्गत क्या होता है? वायरस। जो जीवाणुभोजी के अंतर्गत क्या होता है? जो डीएनए पाया जाता है। अब जो इन गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है किनके अंतर्गत? वायरसों के अंतर्गत। तो अपन देख रहे हैं कि या तो डीएनए कैसा होगा? वर्तुल होगा। कैसा होगा? वर्तुल डीएनए होगा। और या कैसा डीएनए होगा? रेखीय डीएनए होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाला भी हो सकता है, द्विरज्जु के भी हो सकता है और एक रज्जु के भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वायरल डीएनए के बारे में ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। एक छोटी सी बात यहाँ पे और जरूरी है, आपने इतनी बात पहले भी पढ़ी थी कि जीवाणुभोजी जो वायरस होता है इसमें जो गुणसूत्र के जो डीएनए हैं, डीएनए किस खोल के द्वारा घिरे हुए होते हैं? यानी जो कवच है चारों ओर का, वो कवच कौन सा होता है? प्रोटीनी कवच होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। जैसे जीवाणुभोजी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने, और जीवाणुभोजी की इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखिए क्या है? ये जो खोल है, ये खोल कौन सा आवरण है? कैप्सिड है। क्या कहते हैं इसको? कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड है, जो प्रोटीनी खोल है एक प्रकार का, यह कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है।
किनसे मिलकर के बना हुआ होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर से कहते हैं। ये बात होती वायरल गुणसूत्र की। इतना ध्यान रखना कि डीएनए का फॉर्म वायरसों में जो पाए जाते हैं गुणसूत्रों क्या होते हैं? वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। अब देखिए सेकंड अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों की। तो आपने देखा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है तो वो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो गुणसूत्र पाए जाएंगे उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। अब आपने पीछे की कक्षाओं में यह भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जब आप अंतर करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 1 बताई गई है। यही तो पढ़ा था ना। और अपन ने यह भी पढ़ा हुआ है कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? नग्न होता है और उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, सुविकसित नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जो डीएनए होता है वो कौन सी कंडीशन में पाया जाएगा? वर्तुल कंडीशन में पाया जाएगा, वर्तुलाकार कंडीशन में होगा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों में। इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखना, इतना ध्यान रखना। डेफिनेशन पूछे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। और मान लो आपको एग्जाम्पल पूछ ले कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? आपको पता है कि जो मोनेरा जगत है उस मोनेरा जगत में आपने पढ़ा होगा मुख्य रूप से जो जीवाणु हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो यूकैरियोटिक गुणसूत्र आप किसे कहोगे? यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की बात आती है तो अपन अपनी भी बात कर सकते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं? यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी डेफिनेशन सीधी सीधी क्या हो गई कि वे गुणसूत्र जो किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। और वो कौन से कहलाते हैं? यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अब यहां देखिए यूकैरियोटिक गुणसूत्र होंगे तो जंतु जगत में तो होंगे ही होंगे, पादप जगत में भी होंगे और कवक जगत में भी होंगे। यानी इन तीनों जगतों में मुख्य रूप से क्या है? तीनों यूकैरियोटिक हैं। और यहां मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, कल के वीडियो में अपने थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक हुई थी कि अपन ने ये कहा था कि पादपों में जो सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं वो कवकों में होते हैं, जबकि पंच जगत जब अपनी प्रणाली है, ये बहुत ही एक मान लीजिए कि बहुत ही माइनर मिस्टेक हुई थी अपनी, जो पंच जगत प्रणाली में कवक अलग है कि नहीं? तो इसका मतलब आप उस पादपों में न करके आप ये कर देना कि सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं वो किन में होते हैं? कवक जगत में होते हैं। पादप जगत की जगह क्या कर देना? कवक जगत कर देना, कवकों में होते हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक जो गुणसूत्र होते हैं इनमें भी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वाहक होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, वो क्या होता है? डीएनए होता है। और जब अपन डीएनए की बात करते हैं तो एक 11th में आपने टॉपिक पढ़ा था न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? अपन ने पढ़ा था कि जो वाटसन और क्रिक ने द्विरज्जु के डीएनए का मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, द्विकुंडलित मॉडल दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने बताया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? द्विरज्जु की होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? द्विरज्जु की होती है। 2 स्टैंड होते हैं, 2 इसके क्या होते हैं? रज्जुक होते हैं। जैसे एक को अपन क्या मान ले 5 to 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 to 5 हो जाएगा। अब आपने 11th क्लास में ये बात भी पढ़ी थी कि न्यूक्लियोसोम की जो संरचना पढ़ी थी इसकी, उसके अंतर्गत आपने देखा था कि इसमें 2 रज्जुक हैं और कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है और
नॉन स्टोन प्रोटीन है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये स्टोन प्रोटीन है इन रज्जुकों में कहां पाई गई थी? आपने अपने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है मुख्य रूप से, ये डीएनए के रज्जुक हैं और ये स्ट्रक्चर थी मुख्य रूप से। ये यहाँ स्टोन प्रोटीन थी जिसको अपन ने कहा था स्टोन प्रोटीन H1 थी, और यहाँ 4 स्टोन प्रोटीन थी जो द्वीप के रूप में थी, मतलब एक अणु के रूप में थी, जिसमें H2A है, H2B थी, H3 थी और H4 थी। तो ये 4 हैं, तो 2-2 के रूप में मिलकर ये किसका निर्माण कर रही थी? ऑक्टामर का निर्माण कर रही थी, जिसको आपने क्या कहा था? क्रोड कण कहा था। ये बात 11th की है। तो स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? डीएनए की संरचना यानी डीएनए के कुंडलन के लिए उत्तरदायी होती हैं। मान लो किसी भी कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन पूछ ले आपको कि स्टोन प्रोटीन नॉन स्टोन प्रोटीन की क्या भूमिका होती है इसके अंतर्गत, तो आपको ये बताना है कि इनकी भूमिका क्या होती है, डीएनए की बाइंडिंग एंड कुंडलन में क्या करती है, महत्वपूर्ण मदद करती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये डीएनए है और ये स्टोन प्रोटीन है, इसी के अंतर्गत पाई जा रही है, तो इनमें ऐसी कौन सा अंतर संबंध है जिसके कारण ये साथ साथ है? देखिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डीएनए पे चार्ज कैसा होता है। भाई डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है? नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब मान लो ये प्रोटीन इसके साथ बंधन करती हैं, तो इसका मतलब इनका सेम चार्ज तो होना नहीं है, तो इसका मतलब इनका चार्ज कैसा होना है? पॉजिटिव होना है। यानी हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज होना है, आवेश वो कौन सा है? धनावेशित है, और ये कौन सा है? ऋण आवेशित है। और इसी कारण क्या होता है, इन जो डबल जो हेलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुंडलन दिखाई दे रहे हैं, रज्जुक दिखाई दे रहे हैं, इनमें अच्छी तरह से क्या हो जाएगी? बाइंडिंग हो जाएगी। और इस बाइंडिंग होने का कारण क्या है? स्टोन प्रोटीन, और ये क्या है? डीएनए मुख्य रूप से क्या है? उत्तरदायी है। अब देखिए, अपन देख रहे हैं ये अपने वायरल गुणसूत्र था, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र था, यूकैरियोटिक गुणसूत्र था। अपन यूकैरियोटिक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां जब अपना एग्जाम्पल आता है तो देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो गुणसूत्र हैं उनकी जो संरचना है, उन संरचनाओं को एक मानचित्र के रूप में क्या किया? नोटेट कर लिया। किनके रूप में नोटेट कर लिया? एक मानचित्र के रूप में नोटेट कर लिया। अब देख कैसे नोटेट किया वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये गुणसूत्र नंबर 1 है, ये गुणसूत्र नंबर क्या है? 1। ये गुणसूत्र नंबर क्या है? 2 है। ये गुणसूत्र नंबर क्या है? 3 है। ये गुणसूत्र नंबर क्या है? 4 है। और इसी प्रकार से ये कौन सा है? अक्ष है। और ये कौन सा है? वाई है। मान लो ये एक सीक्वेंस के अंतर्गत अपन गुणसूत्रों को क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। अब देखिए, इनको गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं, भाई जोड़े में मैंने आपको कल भी बताया था कि गुणसूत्र किसके अंतर्गत होते हैं? एक सेट के अंतर्गत होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों को आकार के आधार पे क्या किया गया? एक क्रम के अंतर्गत व्यवस्थित कर दिया। जैसे मान लो कि गुणसूत्रों का ये जोड़ा हो गया, गुणसूत्र नंबर 1, ये गुणसूत्र नंबर 2 का जोड़ा हो गया, ये अक्ष और वाई गुणसूत्र का जोड़ा हो गया। तो इस जोड़े को एक क्रम के अंतर्गत क्या कर दिया गया? व्यवस्थित कर दिया गया वैज्ञानिकों ने। जब टोटल इसकी जीन स्ट्रक्चर को भी नोटेट किया गया। अब क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? आपने इतनी बात तो इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको जो अपने सिलेबस में वो बात बता देता हूं कि गुणसूत्रों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिन्हें कहा गया गुणसूत्र प्रारूप। क्या कहा गया? गुणसूत्र प्रारूप, या अपन इसको कह सकते हैं कैरियोटाइप। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कैरियोटाइप किसे कहते हैं, गुणसूत्र प्रारूप किसे कहते हैं। तो आपको यह बताना है कि गुणसूत्रों को एक निश्चित क्रम में या गुणसूत्रों को
को जोड़ों के निश्चित क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणसूत्र प्रारूप कहलाती है या कैरियोटाइप कहलाती है। लेकिन जब अपन आगे बात करते हैं कि इसी के अंतर्गत देखिए ये जो कैरियोटाइप है इनको अपन जिस आरेख के रूप में दर्शा रहे हैं, यानी कैरियोटाइप को आरेख के रूप में दर्शा रहे हैं, एक मैप के रूप में दर्शा रहे हैं, और आरेख के रूप में गुणसूत्रों को दर्शाने की प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं ईडियोग्राम। क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से ईडियोग्राम कहा जाता है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्री आलेख कहते हैं। चाहे ईडियोग्राम कह दो, चाहे आप इसे गुणसूत्री आलेख कह दो। यानी सीधी सीधी सी बात यह है कि गुणसूत्रों को अपन जब एक निश्चित सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, छोटे से एक नंबर 1 से लेकर के आगे अपन 45-46 गुणसूत्र का अपन इसको एक निश्चित क्रम में अरेंज कर रहे हैं, उसको कहते हैं गुणसूत्रीय प्रारूप या कैरियोटाइप। लेकिन इन्हीं गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप को अपने आलेख के रूप में दर्शाएं, इसके रूप में दर्शाएं, एक आलेख के रूप में दर्शाएं, एक मतलब ग्राफ के रूप में अपन इसको नोटेट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ईडियोग्राम कह देते हैं या गुणसूत्री आलेख कह देते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखिए गुणसूत्री विकृतियों की बात आती है, तो गुणसूत्री विकृतियों में सबसे पहली विकृति की अपन बात कर रहे हैं, और पहली विकृति आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना है, चाहे वो 1 नंबर का आ जाए चाहे 2 नंबर का आ जाए। तो गुणसूत्री विकृतियों में सबसे पहले विकृति की जब अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन कौन सी विकृति पढ़ रहे हैं? ऑटोसोमल विकृति। ऑटोसोमल विकृति यानी जो अलिंग गुणसूत्र है, तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज हो, ध्यान से सुनना, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज हो, चेंज होने के कारण यदि उनमें कोई विकृति उत्पन्न हो रही है, तो वो विकृति कौन सी कहलाएगी? ऑटोसोमल विकृति कहलाएगी या अलिंग गुणसूत्र विकृति कहलाएगी। जैसे मान लो या तो कोई गुणसूत्र है उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, या कोई गुणसूत्र है उसकी संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है, या कोई गुणसूत्र का कोई एक भाग है क्रोमेटिड का, अर्ध गुणसूत्र का, वो कहीं से टूट रहा है या वो जुड़ रहा है, तो उसके कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उन विकृतियों को अपन क्या कहते हैं? ऑटोसोमल विकृतियां कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन ऑटोसोमल विकृति के अंतर्गत एक विकृति पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने 1866 के अंतर्गत क्या बताया कि जो मंगोल जाति के लोग होते हैं, उन मंगोल जाति के जो लोग हैं उनके बच्चों पे अध्ययन किया। मंगोल जो मतलब कि नाटे किस्म के होते हैं, छोटे किस्म के होते हैं, उनकी गर्दन क्या होती है? बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, विकसित नहीं होती है। तो उनपे क्या किया? मंगोल जाति के लोगों पे अध्ययन किया लैंगडन डाउन ने। तो इस रोग को, डाउन सिंड्रोम के अलावा अपन कौन से रोग के नाम से भी जानते हैं? मंगोलिज्म बीमारी। कौन सा रोग अपन इसको कह सकते हैं? मंगोलिज्म बीमारी कह सकते हैं। इस रोग का कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा बात तो अपन ये पढ़ते हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि टोटल अपनी बॉडी के अंतर्गत गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, और जोड़ी के रूप में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो जो 21वीं जोड़ी है, कौन सी जोड़ी? 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें क्या आ जाती है? ट्राइसोमी आ जाता है। कौन से गुण को प्रदर्शित करता है? ट्राइसोमी। क्योंकि भाई 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र है वो कौन से हैं? ऑटोसोमी तो है, एलिंग गुणसूत्र ही तो है। 23वां जोड़ा कौन सा? लिंग गुणसूत्र की कंडीशन में आता है। तो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब एक अतिरिक्त जो गुणसूत्र है
वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। अब अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाएगा तो आप देखिए द्विगुणित संख्या की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी में कितने हैं, 46 है। अब जब एक जुड़ जाएगा तो 46 प्लस 1 कितने हो जाएंगे गुणसूत्र, 47। एक तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पकड़ना, आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की गुणसूत्रीय विकृति है, तो आपको बताना है डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल विकृति है। आरबीसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था किन्हीं दो ऑटोसोमल गुणसूत्रीय विकृतियों के उदाहरण दीजिए, तो आपको ऑटोसोमल का मतलब वो गुणसूत्रीय विकृतियां जो गुणसूत्र संख्या 1 से लेकर के फर्स्ट जोड़ी से लेकर के और 22वीं जोड़ी तक, मतलब गुणसूत्र संख्या 1 से लेकर 44 तक जो गुणसूत्र की जो कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं संख्या संरचना में, तो वो कौन से होंगे, ऑटोसोमल होंगे। तो आपको एक तो एग्जांपल देना था, डाउन सिंड्रोम है, क्राइटू-चेट सिंड्रोम है, इसे एडवर्ड सिंड्रोम है। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, जो कि हालांकि आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये विकृति कौन सी है, डाउन सिंड्रोम की। आपसे क्वेश्चन पूछा मंगोलिज्म जो रोग है या डाउन सिंड्रोम जो रोग है, इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, 21वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। आप इस बात का ध्यान रखना, यानी सीधी सीधी सी बात यह है कि 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र जब जुड़ जाता है, 21वें जोड़े गुणसूत्र में जब एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। 46 होते हैं तो 47 हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो डाउन सिंड्रोम का कारण है, यानी लैंगडन डाउन का क्या है वो, मंगोलिज्म रोग का क्या है वो कारण है। समझ गए मेरी बात। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ट्राइसोमी हो रहा है, मतलब ट्राइसोमी का मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में द्विगुणित कंडीशन होती है, यानी एक सेट के अंतर्गत कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 2 होते हैं, 2 ही तो होते हैं ना, तभी तो 23 दूनी कितने हो गए, 46 हो गए। लेकिन 21वें एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है, अतिरिक्त वहां से जुड़ रहा है गुणसूत्र, तो इसका मतलब तो 2 थोड़ी हो गए एक सेट में, एक सेट में कितने हो गए, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया, गुणसूत्र। तो ट्राइसोमिता हुई कि नहीं हुई, अरे हो गई ना। तो इस हिसाब से आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपसे पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आप उसका आंसर बता देना, 47 से हो जाती है। समझ गए। अब देखिए सामान्यतः इस बीमारी का मुख्य कारण तो ये हो गया, लेकिन मेन रीजन क्या है कि जिसके कारण ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ा रीजन आपको यही ध्यान में रखना है कि जो बुढ़ापे में लोग संतान उत्पन्न करते हैं, बुढ़ापे में संतान उत्पन्न करते हैं जो लोग, करने वाले जो दंपति होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब अंड युग्मक होता है और एक होता है शुक्र युग्मक, यानी फीमेल और मेल गैमेट होते हैं, तो जो फीमेल है उस फीमेल के अंतर्गत भाई अपन देख रहे हैं कि 22 तो कॉमन है और एक क्या होता है, XX होता है। तो इसके ओवम में एक क्या होगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसमें, फीमेल में, जो बुढ़ापे में, मतलब आप मान लीजिए 45 प्लस एज के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जो दंपति संतान जो जनरेटिव प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत अपन को ध्यान में रखना है, वो इसका कारण होता है। तो उसमें गुणसूत्र होते हैं, वो एक क्या हो जाता है, अतिरिक्त टुकों पे जुड़ जाती है, और अतिरिक्त टुकों पे जुड़ जाने के कारण उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी, उन संतानों में कौन सा बीमारी होगी, डाउन सिंड्रोम की बीमारी होगी। अब डाउन सिंड्रोम की बीमारी होगी तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे, अपन को इस बात को ध्यान में रखना है। तो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं मुख्य रूप से। इसके लक्षणों की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण यही आता है, पहला लक्षण आपको ध्यान में रखना कि मुंह खुला रहता है बच्चे का, मुंह क्या रहता है, खुला रहता है, मुंह लार टपकती रहती है एनी टाइम। दूसरी चीज, जो अंगुलियां होती हैं
अंगुलियां क्या होती हैं, बोथरी होती हैं। मतलब सीधी सीधी सी बात है, अंगुलियां क्या यूं होती हैं, मतलब खुरदरी टाइप में होती हैं, जैसे कोई पत्थर जैसी होती हैं, छोटी अंगुलियां होती हैं। और मुंह खुला रहता है, अंगुलियां क्या होती हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर क्या होती हैं, बोथरी होती हैं। और इसी के तहत अपन मानते हैं जो उसका माथा है, कपाल, जिसकी अपन बात करते हैं, कपाल क्या होता है उसका, चौड़ा होता है। और जो गर्दन होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया था कि गर्दन होती है, वो क्या होती है, इसके अंतर्गत छोटी होती है। अब ये मैन अपन को जो लक्षण है वो अपन को ध्यान में रखने हैं। और आपको मैंने बताया दिया था कि मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है तो लार टपकती रहती है, वो भी एक लक्षण है। और एक अपन बात करेंगे जो निचला होठ है, निचला होठ वो लटकता हुआ होता है, नीचे की ओर क्या रहता है, लटकता रहता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बुद्धि के रूप में क्या होते हैं, बुद्धि क्या होती है उनकी, अल्प विकसित होती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या, कोई 2 लक्षण लिखो, तो आपको 2 लक्षण लिखने हैं। अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कारण क्या है, और मैंने आपको बता दिया। और यदि अपन देखें कि जो यदि 600 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उन 600 बच्चों में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। प्रति 600 बच्चों के जन्म पे एक बच्चे में क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था वो इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात